स्वागत है आपका प्रिंस परमार पॉडकास्ट में। यहाँ आपको मिलेगी हॉरर, हिस्टोरिकल और मिस्ट्री वाली कहानी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो तो इस ईमेल पर भेज दें। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पुराने कस्बों की अपनी एक धीमी रिदम होती है। सुबह की सैर, दुकानों की घंटियों की खनक और शाम को घरों में जलने वाली दियों की मंद रोशनी। रावलपुर भी ऐसा ही एक कस्बा था, जिसकी गलियों में लोगों की कहानियां और रहस्य दोनों बटे हुए थे। इस कहानी का केंद्र एक सामान्य सा मगर खुशहाल परिवार था। पिता अरविंद, माँ सुमिता और उनके दो बच्चे, बड़ा बेटा आरव और छोटी बेटी श्रेया। अरविंद सरकारी नौकरी करता, सुमिता घर संभालती और बच्चों को पाल पोस कर बद्दी मेहनत से पढ़ाती थी। उनका जीवन साधारण था पर संतोष भरा। कस्बे में कई लोग थे जिनकी नजरें अक्सर ऐसे ही सामान्य परिवार पर टिक जाती। हालांकि किसी को कुछ कहना नहीं आता था। रावलपुर के बाहर, पुराने पेड़ों और नर्म मिट्टी के रास्तों के पार एक छोटा सा पेटा था, जहां से कुछ अजीब अफवाहें आती। लोग चुपचाप कहते, वहां एक तांत्रिक आता जाता है। पर अफवाहें ही रहीं। ज्यादातर लोग उनसे दूर रहते और अपनी जिंदगी में लगे रहते। एक दिन एक नए परिवार ने कस्बे के पास की कच्ची सड़क पर एक पुराना घर खरीद लिया। घर ठीक ठाक था, पर पीछे की तरफ एक बगीचा और उसी बगीचे में एक पुराना मंदिर जैसा ढांचा था। नए व्यक्ति ने अरविंद के परिवार से मेलजोल बढ़ाया। वह शांत स्वभाव का था, पर उसमें छिपी गंभीरता महसूस होती थी। उसने कहा कि वह एक पुराने पुजारी का रिश्तेदार है और मंदिर को सुधारना चाहता है। उसने पूछा कि क्या वह थोड़ा समय बगीचे का उपयोग कर सकता है। सुमिता ने सहमति दे दी। किसी ने नहीं सोचा था कि यही सहमति उनकी शांति छीन लेगी। शुरुआत में सब सामान्य लगा। मंदिर के आसपास सफाई हुई, शाम को हल्की पूजा होती और लोग इसे धार्मिक काम मानते। लेकिन कुछ दिनों में उस व्यक्ति का व्यवहार बदलने लगा। उसकी आंखें ठंडी लगने लगीं। वह चुप रहता और कई चीजें छुपाने की कोशिश करता। एक रात वह व्यक्ति अचानक उनके घर आया और बोला कि उसे पूजा के लिए कुछ खास सामग्री चाहिए। सुमिता ने उसे कुछ लकड़ी, लाल रंग और एक पुरानी माला दे दी। लेकिन उसने चोरी से घर की मिट्टी, राख और दागदार कपड़े भी ले लिए। उसी रात के बाद से घर में बदलाव शुरू हुए। छोटी घटनाएं पहले आईं। बगीचे के हिस्से सूखे रहना, खिलौनों का इधर उधर होना, दियों की लौ बुझ जाना। फिर घटनाएं डरावनी हो गईं। तेज आवाजें, दरवाजों का अपने आप खुलना और कमरों में अजीब ठंड। आरव और श्रेया डरने लगे। अरविंद तनाव में रहने लगा और सुमिता खुद को समझाती रही कि सब ठीक हो जाएगा। फिर असली टर्निंग पॉइंट आया। तांत्रिक ने रात में बगीचे में एक प्रयोग शुरू किया। उसने किताबें, मिट्टी के पात्र और वे वस्तुएं जो उसने परिवार से ली थीं, सब इस्तेमाल किए। उसने लगातार 3 रात मंत्र पढ़ने का निर्णय लिया। पहली रात चीखें सुनाई दी, जिसे पड़ोसी अनसुना कर गए। दूसरी रात घर के बाहर फटे नोट और मिट्टी पर पंजे जैसी खरोंचें मिली। तीसरी रात के बाद हालात टूटने लगे। बच्चों की चीखें बढ़ गईं। श्रेया को सपनों में अजीब चेहरों वाली आकृतियां दिखती। आरव ने मान की तस्वीर से जाले निकलते देखे। परिवार टूटने लगा। अरविंद चिड़चिड़ा हुआ, शराब पीने लगा। बच्चे स्कूल जाने से डरते और दिन भर छुपे रहते। कस्बे के लोग भी डरने लगे। तांत्रिक हमेशा खुद को निर्दोष बताता, लेकिन उसके व्यवहार में कुछ बुरा छिपा था। एक रात उसने घर के दरवाजे के पास एक मंत्र घेरा बनाकर एक पत्थर की मूर्ति रखी। उसके बाद घर की दीवारों पर अजीब निशान उभरने लगे। परिवार धीरे धीरे शारीरिक रूप से भी बीमार पड़ने लगा। सिर दर्द, उल्टी, तेज बुखार, कुछ भी ठीक नहीं होता। डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाए। तब एक बुजुर्ग ने कहा कि यह काला जादू है और तांत्रिक किसी गहरी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। बुजुर्ग ने बताया कि ऐसा जादू सिर्फ शरीर पर नहीं, रिश्तों और मन पर भी हमला करता है। परिवार अब खुद को कोस रहा था कि उन्होंने किसे अपने घर में जगह दी। फिर उन्होंने घर छोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे निकले, रास्ता बदल गया। सामान जल गया और आवाजें आईं। एक दिन जमीन दरक गई और गहरी दरार से बदबू और आवाजें निकली। यही पल था जब अरविंद समझ गया कि यह सामान्य समस्या नहीं। परिवार ने फिर बुजुर्ग से मदद मांगी। उसने बताया कि यह जातीय तंत्र जैसा दुर्लभ और खतरनाक जादू है
जिसे तोड़ना आसान नहीं। तांत्रिक को रोकना जरूरी था, नहीं तो शुद्धिकरण विफल हो जाएगा। उसने 3 रातों की पूजा, मंत्र और मूर्ति को नदी में बहाने की विधि बताई। पहली रात थोड़ी राहत मिली। दूसरी रात तांत्रिक ने नए चिन्ह भेजे और बच्चों के सपने और डर और बढ़ गए। तीसरी रात निर्णायक साबित हुई। चांद आधा था, हवा भारी थी और सब सहमे खड़े थे। तांत्रिक मंदिर के खंडहर से निकला। उसका चेहरा कठोर और आंखें खाली थीं। उस रात मंत्रों और ऊर्जा की लड़ाई शुरू हुई। हवा गूंजने लगी, जमीन हल्की कांपी। तांत्रिक ने अपनी शक्ति से हमला किया। सुमिता की आंखों से खून निकला। आरव जमीन पर गिर पड़ा। बुजुर्ग ने पूरी ताकत से मंत्र पढ़े और गांव वालों ने तांत्रिक को पकड़ लिया। लेकिन असली झटका तब लगा जब तांत्रिक ने मुस्कुराकर कहा, तुमने मुझे पकड़ लिया है, लेकिन मेरा बीज तुम्हारे घर में पहले ही गिर चुका है। उसने बताया कि परिवार द्वारा दी गई वस्तुओं से उसने घर के हर कोने में अपने मंत्र अंकित कर दिए थे। भले ही वह पकड़ा गया, श्राप जिंदा रहेगा। गांव वाले डर गए। उन्होंने तांत्रिक को दूर बांध कर रखा और घर की शुद्धि शुरू की। गंगा जैसे पवित्र जल से दीवारें धोई गईं, मंत्र लिखे गए और पत्थर मूर्ति नदी में प्रवाहित की गई। धीरे धीरे घर शांत हुआ, पर घाव गहरे रह गए। महीनों में परिवार थोड़ा संभला, पर पहले जैसा नहीं हुआ। अरविंद रात में चौंक कर उठता। सुमिता का हंसना कम हो गया। आरव और श्रेया अभी भी बुरे सपनों में चीखते। लोग उस घर से दूरी रखने लगे। हवा में एक दबा हुआ डर बस गया था। समय बीतता गया। परिवार फिर सामान्य जीवन चाहता था, पर हर खुशी पर अतीत का साया मंडराता रहा। तांत्रिक को पकड़कर बांध दिया गया था, लेकिन उसकी छोड़ी चोटें आज भी असर दिखाती थीं। कुछ कहते हैं कि तांत्रिक ने उनके घर में जो बीज बोया था, वह कई पीढ़ियों तक असर करता है। कस्बे में आज भी रात में मंदिर के खंडहर के पास काली परछाइयां देखी जाती हैं। देर रात उस घर के पास से गुजरने पर हवा में किसी जली चीज की गंध और धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। कहानी यही सवाल छोड़ जाती है, क्या यह सिर्फ एक कहानी है या चेतावनी? कभी भी किसी अजनबी को अपने घर की पवित्र वस्तुओं से जुड़ने न दें। कुछ चीजें जो बाहर से सामान्य लगती हैं, वे जिंदगी का रास्ता बदल देती हैं। तांत्रिक का श्राप सिर्फ एक परिवार नहीं, आत्मा के भीतर के भरोसे को भी तोड़ गया। और इसीलिए रावलपुर में उस घर से लोग अभी भी दूर रहते हैं, क्योंकि कहते हैं उसकी दीवारों में आज भी एक पुरानी आग छिपी है। कैसी लगी कहानी? कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपके पास कोई हॉरर, ऐतिहासिक या रहस्यमयी कहानी हो तो इसे इस ईमेल पर भेज देना। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। बाय।